हाय एवरीवन, दिस इज आयुष और कैसे हो सब लोग यार। एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में। तो हाय, जल्दी से आ जाओ सब और स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो मैं को पहले इस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ यार, ठीक है। जो हम पे पढ़ने वाले हैं, जो वन शॉट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो लेक्चर वन शॉट में पढ़ेंगे, देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स का, जो एनसीईआरटी में तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट होता है स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स। देख, इसका ना एज सच कोई वन शॉट या कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। उसका जो टाइम लगेगा स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स को सॉल्व करने में, वो तो लगेगा ही। तो उस इंस्ट्रूमेंट्स को हम एक अलग वीडियो में डील करेंगे ताकि ये वीडियो छोटी रहे, ठीक है। उसको अलग से डील करके उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसको हमने अलग रखा है। तो इसमें हम उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं करेंगे, बाकी क्वेश्चंस की बात करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है इससे, ये नहीं कह रहा आ सकता है, ये कह रहा हूं आना ही आना है। तो लेट्स स्टार्ट, बहुत जल्दी से खत्म करेंगे, बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। चलिए, तो पहली लाइन आपके सामने, पहली लाइन आपके सामने है, देयर आर सेवन बेसिक क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। तो 7 बेसिक क्वांटिटीज, इसको बहुत बुक्स में बेस क्वांटिटीज में लिखा होता है। एक ही बात है, बेसिक बोलो बेस बोलो, ठीक है ठीक है। तो उसको 7 बेस क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज होती है हमारी फिजिक्स में, 7 होती हैं। और इन बेसिक क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं इनको बोल देंगे बेसिक यूनिट्स या फिर बेस यूनिट्स, डिपेंडिंग ऑन कि कोई क्या बुक है, लेकिन मतलब वही है। या इसको बेसिक यूनिट्स बोल सकते हैं, बेस यूनिट्स बोल सकते हैं या फिर फंडामेंटल यूनिट्स बोल सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या हो गई? फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। तो हमारे पास ऐसी 7 ऐसी क्वांटिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम। क्या सर हमको याद करनी पड़ेंगे 7 की 7 क्वांटिटीज? नहीं यार, याद नहीं करनी है, ठीक है, याद नहीं करनी है। ये एक लिस्ट डाउन आपके लिए मैंने किया है कि दीज आर द आपकी बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज, 1 2 3 4 एंड 5 6 7, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ देम अदर यूनिट्स की टेम्परेचर की केल्विन होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है। मैक्सिमम तो आपको पहले से ही पता होगा, 1 2 नहीं पता है, कोई जरूरत नहीं ऐसा याद करने की, ठीक है। फिर हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। क्या सर ये भी याद करना है? नहीं, देखो दोस्त, सच्ची बताऊं तो ऐसा याद तो नहीं करना है, लेकिन अभी के लिए ये मान के रखो, एंगल की यूनिट होती है रेडियन, ठीक है। ये चीज अभी काम आएगी बहुत, अभी कुछ मिनट बाद इसका काम दे रहा हूं जो बहुत फंसाता है क्वेश्चन, ठीक है। वैसे सच इतना याद नहीं करना, कोई पूछ नहीं लेगा, बट समझाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि 7 क्वांटिटीज होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, जिनकी यूनिट्स क्या है? रेडियन और स्टर रेडियन, ठीक है, रेडियन और स्टर रेडियन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डायमेंशंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। सर इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब होगा, जब हम अभी डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे इस लाइन का मीनिंग समझ में आ जाएगा। जब हम डायमेंशन एनालिसिस अभी पढ़ेंगे इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन था जिसमें कुछ याद नहीं करना था, इसमें बस माइंड में रखना कि अच्छा 7 क्वांटिटीज होती हैं, अच्छा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, बस समझ गए, बस और कुछ नहीं, नथिंग मोर नथिंग लेस। क्वेश्चंस अब से स्टार्ट होंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो हम पढ़ने वाले हैं यहां से स्टार्ट होने वाली है चीजें, ठीक है। यहां से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने की कोशिश करो। पहला आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। क्या होता है एक्यूरेसी प्रिसिशन? मैं बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत आसान शब्दों में। जो भी वैल्यू क्लोजर होती है, जो ट्रू वैल्यू मतलब भाई जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो रियल वैल्यू होती है, वो होती है ट्रू वैल्यू। तो जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितना पास होगी वो उतना एक्यूरेट। जैसे 2.65 है तो तू देखो A 2.5 है, B 2.43 है, तो जो वैल्यू जितना पास होगी इसके वो ज्यादा एक्यूरेट है। और जिस वैल्यू में ज्यादा डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल प्लेसेस का मतलब ज्यादा डिटेल्स और ज्यादा, बोलते हैं क्या प्रिसाइज नॉलेज है, मतलब क्या डिटेल नॉलेज है इसके पास। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जितनी ज्यादा डेसिमल प्लेसेस हैं, मतलब उतना ही ज्यादा डिटेलिंग में आंसर आया, वो आंसर ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो बी इज मोर प्रिसाइज क्योंकि इसके ज्यादा डेसिमल वैल्यूज हैं। मैं एक जल्दी से एग्जांपल देता हूं। या दिलवाले में एक डायलॉग था, काजोल बोलती है 15 साल हो गए हैं, तो शाहरुख खान बोलता है मस्त टोन में 15 साल 4 महीने
15 दिन। तो यहां देख सकते हो शाहरुख खान हमारा ज्यादा प्रिसाइज है, यहां पे जो इफेक्ट आया है शाहरुख खान को ज्यादा प्रिसाइज कहा गया है, ज्यादा डिटेल्स कर दिया, ठीक है। काजोल लेस प्रिसाइज है, एक्यूरेट का तो कुछ पता ही नहीं, वो भगवान जाने कितने साल थे, बट शाहरुख खान ने भाई बड़ा प्रिसाइसली बोला, बहुत डिटेलिंग के साथ, ठीक है। एक चीज और आ जाती है एक्यूरेसी प्रिसिशन का, एक पार्ट और आ जाता है एक्यूरेसी प्रिसिशन का, थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, थोड़ा समझाना चाहूंगा। देखो एक और थोड़ा समझाना चाहूंगा, देखिए आप यहां पे थोड़ा सा इसकी मदद से देख सकते हो, थोड़ा सा इसकी मदद से थोड़ा समझा सकता हूं। आप देखिए एक्यूरेसी में ये जो 3 मार्क लगे हुए हैं, ये भी एक छोटा सा पॉइंट रख सकते हो, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आया, वो बताता हूं कैसे क्वेश्चन आया। मान लीजिए 3 छोटे छोटे मार्क्स हैं, 3 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मार्क्स हैं, आप देख सकते हो ये टारगेट के बहुत पास लगे हैं, टारगेट के बहुत पास लगे हैं। वेराइस यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, ये टारगेट से दूर है बट एक साथ है, सारे एक साथ है, सारे एक साथ है। तो ऐसे भी ये एक सेकंड पार्ट, ये एक सेकंड पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहां ये जो सेकंड पॉइंट है, ये सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर है, ये सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर है। देखो अगर सेट ऑफ वैल्यूज एक जैसी होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो रियल एक्चुअल वैल्यू है 10, एक्चुअल वैल्यू है 10, लेकिन मेरी अगर सेट ऑफ वैल्यूज आती हैं 4.1, 4.2, 4.3, ये सेट ऑफ वैल्यूज और एक सेट ऑफ वैल्यूज एक और दे दूं, बहुत बेसिक है यार, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। और सेट ऑफ वैल्यूज अगर मैं दे दूं 2 तो नहीं देना चाहिए, सेट ऑफ वैल्यूज मान लो मैंने आपको दे दिया ये 8, 9, 9.5, तो आप सिंपली देख सकते हो, आप सिंपली देख सकते हो ये सेट ऑफ वैल्यूज ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि पास है भाई 10 के, क्योंकि पास है 10 के। अब ये सेट ऑफ वैल्यूज ज्यादा प्रिसाइज हैं, क्योंकि आप एक साथ नहीं, सारी एक साथ हैं। तो ये भी एक जनरल तरीका होता है, ये भी एक तरीका होता है कि जो वैल्यूज ज्यादा पास, ये सेट ऑफ वैल्यूज की बात कर रहा हूं, अगर सेट ऑफ वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज जो जितनी ज्यादा पास पास होंगी, पास पास होंगी मतलब प्रिसाइज है, ठीक है। और सेट ऑफ वैल्यूज जितनी क्लोजर टू द एक्चुअल ट्रू वैल्यू है, क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू है, वो क्या होंगी, एक्यूरेट होंगी, वो क्या होंगी, एक्यूरेट होगी। बट सर क्या पता ऐसा हो जाए कि एक वैल्यू प्रिसाइज भी हो, एक्यूरेट भी हो, दोनों एक साथ हो। हाँ भाई दोनों एक साथ हो सकती है, प्रिसाइज भी हो सकती है, एक्यूरेट भी हो सकती है, बट क्वेश्चन में वो पूछेगा ही ना, कभी कभी नहीं पूछेगा वो जानबूझ के एक वैल्यू को प्रिसाइज रखेगा, एक को अलग से एक्यूरेट रखेगा, ताकि तुमसे क्वेश्चन पूछ पाए, ठीक है। वो प्रिसाइज और एक्यूरेट को एक साथ नहीं मिला देगा कि ये भी प्रिसाइज है और यही वैल्यूज एक्यूरेट भी है, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एरर्स के बारे में यार, एरर्स की बात करते हैं। देखो भाई अपने कोर्स में कौन कौन से एरर्स हैं, अपने कोर्स में है 3 टाइप्स के एरर्स, एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर जिसको हम रिलेटिव एरर बोलते हैं, और परसेंटेज एरर, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, ओके। पहला एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट क्या एरर क्या होता है, देखो एब्सोल्यूट एरर पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट के लिए इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते। एब्सोल्यूट एरर पे एक क्वेश्चन बनता है, एब्सोल्यूट एरर पे एक क्वेश्चन बनता है, बट वो इतना लंबा बनता है कि नहीं करना होता है, ठीक है, टाइम बचाना नीट में। अब देखिए, और जनरली मैं YouTube पे बोलता हूं कि हाय एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। मैं यहां बोल ही नहीं सकता यू आर वाचिंग रक्षिता सिंह, भाई मैं कहां से दिखता हूं रक्षिता सिंह, चलो ठीक है। अब देखो एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू, ये है एब्सोल्यूट एरर। क्या है एब्सोल्यूट एरर, जितना बोलते हैं इतना समझते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे तो उतना ही मुश्किल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल वैल्यू थी 10, कैलकुलेटेड वैल्यू थी 8, तो एरर कितना आ गया 2 का। ये थी एक्चुअल वैल्यू, ये थी कैलकुलेटेड वैल्यू, तो जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, ये है एब्सोल्यूट एरर, ये है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ये है एब्सोल्यूट एरर। चलो बस इतना सा था, बस इतना सा था। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल एरर। क्या होता है, यहां से कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट होती है। देखो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर मतलब एरर इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, एरर इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर इसी में तुमसे पूछ दूं, अगर इसी में मैं आपसे पूछ दूं बताओ फ्रैक्शनल एरर क्या है, ये क्या है एरर, ये क्या है एरर, ठीक है, ये क्या है, इसको इरेज करता हूं यहां से थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा एरर है, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू थी 8, एक्चुअल वैल्यू थी 10, तो एरर कितना आया 2 का। फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा, कोई बता सकता है,
कोई बताओ जरा, फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? क्या वो 2/8 होगा? कमेंट करो, या 2/10 होगा? बताओ क्या होगा, 2/8 होगा कि 2/10 होगा? आंसर इज 2/10 होगा, 2/10 भैया जी। क्यों? क्योंकि इट इज एरर इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। मत भूलना जिंदगी में, गुदवा लो, यहां गुदवा लो, ठीक है। चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आए। इतना क्लियर हो फ्रैक्शन एरर क्या होता है? एरर इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे इसके पर, क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने हैं इस पे। चलो भाई आओ देखें क्वेश्चन वन, ठीक है। क्वेश्चन वन, ए इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.4। सर प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस का मतलब होता है, देखो एरर जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एरर इज प्लस माइनस 0.4, मतलब एरर +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। मतलब मैक्सिमम +4 हो सकता है या -4 हो सकता है। जैसे हम नीट में अपने मार्क्स बताते हैं, भैया मेरे आ रहे हैं 500 +-10, ये +-10 क्या? ये एरर है आपका, तभी तो बोलते हैं 500 मार्क्स आ रहे हैं +-10, ये वही वाला एरर है, ये वही वाला एरर है, ठीक है। तो फ्रैक्शन एरर क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन एरर क्या हो जाएगा? 0.4/10, दैट इज 0.04। ऑलवेज पॉजिटिव, फ्रैक्शन एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। प्लीज 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 याद करिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट आएगा एरर्स के बारे में। फ्रैक्शनल एरर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव तो रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है कि हम इसे बोलते हैं। बट जब हम फ्रैक्शनल एरर की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल एरर। एज सिंपल एज दैट, सामने तुम्हारे आंसर है। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसपे बहुत फंडामेंटल लाइन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब देखो प्लीज इसको ना, इसको सब लोग अपनी छाती पे लिख लें, अपने छाती पे लिख लो इसको। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ओ हो, इसको लिख लीजिए, अपने सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिए, नेम प्लेट पे, घरों की नेम प्लेट पे, दीवारों पे चिपका दो इस लाइन को। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ये शब्द नहीं है, ये कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है, ये +4 लाइन है, ये +4 मार्क्स वाली लाइन है, ये +4 मार्क्स वाली। कहने का मतलब समझाने की कोशिश करता हूं, कहने का मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। देखो भाई T1 और T2 दे रखा है, T1 और T2 दे रखा है, और पूछा है T2 - T1 बताओ, T2 - T1 बताओ, ठीक है। T1 पता है, T2 पता है, बताओ T2 - T1 क्या होता है? T2 - T1 क्या होता है? T2 - T1 तो बहुत आसान है, माइनस ही तो करना है। 12 डिग्री - 10 डिग्री इज इक्वल टू 2 डिग्री, ठीक है, सही है, समझ में आता है। लेकिन एरर क्या होगा? एरर क्या होगा? एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ये प्लस माइनस साइन भूल जाइए, ये रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है, भूल जाइए। बट एरर्स को आप हमेशा ऐड ही करोगे, कभी भी एरर सब्ट्रैक्ट होने ही नहीं है, होने ही नहीं है। एरर्स को ऐड करो, 0.7 आ गया, फिर चिपका दो प्लस माइनस 0.7, जो रिप्रेजेंटेशन वाला होता है, चिपका दे +-0.7, हो गया। दिस इज T2 - T1, दिस इज T2 - T1। अब कोई पूछे फ्रैक्शनल एरर बता दे भाई, फ्रैक्शनल एरर, अरे फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? अच्छा मैं यहां पे लिखा ही हुआ है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ओ हो। चलो अगर पूछूं भाई फ्रैक्शनल, अब फ्रैक्शनल एरर पूछता हूं, फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? वो होगा एरर इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर। 0.7 अपॉन 0.7.2, तो ये क्या आएगा? क्या इतना क्लियर हो रहा है? कमेंट में लिख लो पहले, क्या यहां तक कहानी क्लियर हो पा रही है? क्या यहां तक कहानी इज लाइक भैया अलग लेवल चल रहा है बिल्कुल? मैं ये ऐसा आता है क्या नीट में, इतना टफ आ जाता है, ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल जे एडवांस चला गया क्या? ठीक है, जे एडवांस तो नहीं जा रहा ना, इजी है यार, इजी है। थोड़ा सा एक बार जिसने पहली बार सुना है थोड़ा सा लगेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये दिमाग में फिट हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है, दिमाग में फिट हो जाएगा, रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, परसेंटेज एरर, एंड दिस इज द सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रैक्शन एरर और परसेंटेज एरर दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं भी यहां पे आपको समझाना चाहता हूं क्या होता है फ्रैक्शन एरर। फ्रैक्शन एरर क्या होता है? जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट परसेंटेज साइन। किसको मल्टीप्लाई करना है? जो फ्रैक्शनल एरर है, जो फ्रैक्शनल एरर है उसी को मल्टीप्लाई करना है
100 से। मतलब कि आओ समझाते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.2, दिस इज a इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.2। कोई कमेंट में बता सकता है इसमें एरर क्या है इसमें एरर क्या है कमेंट सेक्शन में बताओ, एरर क्या है इसमें, एरर बताओ, कमेंट में बताओ एरर क्या है। 0.2 डेल्टा ए मतलब एरर 0 प्लस माइनस 0.2, क्लियर है, प्लस माइनस 0.2, ठीक है। अगर मैं तुमसे फ्रैक्शनल एरर पूछूं तो क्या करेंगे, 0.2 अपॉन 10, माइनस नहीं करना, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आया आपका फ्रैक्शनल एरर, क्लियर है। परसेंटेज एरर बोले तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दे 100 से और परसेंटेज साइन लगा दो, तो परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा 0.2 अपॉन 10 इंटू 100 और सामने लगा देंगे परसेंट साइन, सामने लगा देंगे परसेंट साइन, तो आंसर आ जाएगा 2%, 2% आ जाएगा आंसर, 2%, ठीक है। ऐसे कट किया 0.2 इंटू 10, 2%, 2% हो गया, 2% हो गया। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े। ऑल राइट। अब आने वाला है कॉन्सेप्ट जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। टाइप वन पहला, हम उसको वो चीज लाइन में याद रखनी है, हमको वो लाइन याद रखनी है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। हमने तो लिखवा लिया अपनी छाती पे लिखवा दिया ना, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, बहुत बढ़िया चीज है। अब मैं ना वो कुछ चीज सिखाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज सिखाना चाहता हूं। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन ऑफ एरर्स। इसमें सिर्फ 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, जो अभी चीख के बोलूंगा, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, तुम्हारा क्या पता है यही लाइन तुम्हें मार्क्स दिला दे। सेकंड पॉइंट है पावर्स बिकम कोफिशिएंट, ठीक है, पावर्स बिकम कोफिशिएंट, ठीक है। ये नोट्स जो भी हैं आपको रिक्षिता दीदी के चैनल में मिल जाएंगे सारे, ठीक है। अब देखो समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत। देखिए जरा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और देखिए लोड हो जा भैया, चलो फॉर एग्जाम्पल पहले आसान लेके चलते हैं आपके लिए, आसान लेके चलते हैं। मान लो z इज इक्वल टू दे रखा है a स्क्वायर इंटू बी, और पूछूं फ्रैक्शनल एरर इन z, तो क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन z क्या होगा, वो होगा जो पावर है, देखो a की पावर 2 है तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस 1 टाइम फ्रैक्शनल एरर इन b। क्यों, क्योंकि b की पावर तो 1 है। सिंपल सी समझ में आई बात, समझ में आई। लेट्स से अगर ऐसा होता, z इज इक्वल टू a 2/3 b4 ये होता, तो फ्रैक्शनल एरर इन z, इसको डेल्टा z पे z क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन a, प्लस तो करना है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन b। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? सिंपल ही है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीज में। द लास्ट पॉइंट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दिमाग लगाना है यहां पे। मान लो आ जाए a की पावर -2 b की पावर लेट्स से 3, ये आ जाए, अब क्या होगा, डेल्टा z बाय z क्या होगा, -2 डेल a बाई a हो जाएगा। नहीं होना है दोस्त, नहीं होना है। आपके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको उनका साइन कभी नहीं लेना, ये डेल्टा a बाई a ही होगा। लेट्स से b की पावर -3 है, डेल्टा a बाई a ही होगा, वो भी 2 टाइम्स, क्योंकि पावर 2 थी, बस मतलब माइनस साइन इग्नोर मार, जस्ट इग्नोर द माइनस साइन, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है माइनस साइन की। तो 2 टाइम्स डेल्टा a बाई a प्लस करेंगे 3 टाइम्स डेल्टा b बाई b।
हम नेगेटिव साइन सर इग्नोर ही क्यों करते हैं? हम नेगेटिव साइन सर इग्नोर ही क्यों करते हैं? क्योंकि नेगेटिव का मतलब आप माइनस करने लग जाओगे। अगर आपने यहां माइनस लगा दिया तो मतलब आप एरर्स को माइनस कर रहे हो। अगर मैं यहां माइनस कर दूं मतलब आप एरर्स को माइनस कर रहे हो, और एरर्स तो दोस्त कभी माइनस नहीं होते, ठीक है? एरर्स कभी माइनस नहीं होते। एरर्स और मां का आशीर्वाद जब भी मिलता है पॉजिटिव ही होता है, ठीक है? चलो, तो 2 डेल्टा ए बाई ए माइनस नहीं होने वाला प्लस होने वाला है, ठीक है? प्लस 3 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी, जो पावर है वही कोफिशिएंट बन जाएगा, नेगेटिव साइन पुट नहीं होगा बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडेड। और भैया जी क्वेश्चन करें, छुपा के करने की कोशिश करना, थोड़ा सा खुद ट्राई करके देख, खुद ट्राई करके देख क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, खुद ट्राई करके देखो। z दे रखा इतना, जस्ट ट्राई इट आउट, जस्ट ट्राई इट आउट। क्या ये चीज जो अभी बोली वही है? भाई पावर्स कहीं भी हो, माइनस प्लस से फर्क ही नहीं पड़ता, बस पावर्स को कोफिशिएंट बना दो, कोफिशिएंट मतलब सामने लगा दो और माइनस साइन हटा दो। देखो या -2 था -3 था, बट यहां पे +2 और +3 है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। अब देखो यहां की बात करते हैं, यहां की बात करते हैं। पावर 4 है तो 4 आ गया, पावर -½ है तो +½ आया, और पावर 1/3 है तो 1/3 ही आया। सिंपल ही है, अभी जो समझाया उसी से मतलब है, उसी से मतलब है। पावर्स को कोफिशिएंट बना दोगे, पावर्स को आगे ले जाओगे, और कोई भी नेगेटिव पावर पुट, नेगेटिव साइन को इग्नोर, एक बार में पहली फुर्सत में निकालना है उसको, ठीक है? पहली फुर्सत निकालना है। इग्नोर नेगेटिव साइन, मेक पावर एज कोफिशिएंट। दिस इज द फंडामेंटल पॉइंट, दिस इज द फंडामेंटल पॉइंट, दिस इज द फंडामेंटल पॉइंट। हो। अब आता है टाइप 2। टाइप 2 परसेंटेज एरर इन पावर्स बता दो। जैसे फ्रैक्शनल एरर बताया, अब पूछता है परसेंटेज एरर बता दो, अब पूछता है परसेंटेज एरर बता दो। एग्जैक्टली सेम लॉजिक, एग्जैक्टली सेम लॉजिक। जो फ्रैक्शनल एरर का कॉम्बिनेशन, जो फ्रैक्शनल एरर का जो केस आ रहा था, जो फ्रैक्शनल एरर के जो रिलेशन बने थे, सेम सेम सेम। वहां फ्रैक्शनल हटाओ, परसेंटेज लगाओ, फ्रैक्शनल हटाओ, फ्रैक्शन हटाओ, परसेंटेज लगाओ। तो क्या चीज होगी, क्या चीज होगी? बहुत सिंपल से यहां समझाने की कोशिश करता हूं। z इज इक्वल टू a²b-3। तो परसेंटेज एरर इन z पूछे, वो होगा 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन b। सिंपल, ये मैं अपने हिसाब से ऐसे लिखता हूं। ऐसे लिखना ये अच्छी बात, ऐसे लिखना नहीं चाहिए कि परसेंटेज z कर दिया, परसेंटेज डेल्टा z लिखना चाहिए। मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे याद करने के लिए कि परसेंटेज एरर इन z कोई पूछे तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन b। क्यों? पावर्स को कोफिशिएंट बना दिया गया, माइनस साइन को इग्नोर कर दिया गया। बिल्कुल एज इट इज सेम लॉजिक है, एज इट इज सेम लॉजिक है, सेम रूल एज अबव, ठीक है? सेम रूल एज अबव, सेम रूल एज अबव, सेम रूल एज अबव। तो वही चीज है, इसमें परसेंटेज एरर पूछा है z में, कैसे किया? 4 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a, ये दिया जाता है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया जाता है। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन भी बच्चों वाली है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू परसेंटेज ऑफ a प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ b प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज ऑफ c, जो अभी हमने यहीं से डिस्कस किया, ये हमसे डिस्कस किया, तो आंसर 12% आ गया। आंसर क्या आ गया? 12% आ गया, ठीक है? क्लियर है? यहां तक समझ में आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है? देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो हम करने जा रहे हैं। और भैया जी थोड़ा डिफरेंट वे से हैं, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछूं, अगर क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। एरर इन एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी। काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? वही लॉजिक इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं? और मास में परसेंटेज एरर 2% का था, प्लस 2 इंटू 3%, दैट इज कितना हो जाएगा? 8%। सिंपल सा लॉजिक, वही जो अभी डिस्कस करते आ रहे हैं,
आओ ये क्वेश्चन ट्राई मारो, ट्राई मारो क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन गाइस। आओ 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 आओ, कितना आ रहा है इसका आंसर, कितना आ रहा है इसका आंसर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यार, आपको पूछा है मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर में 2% का एरर है, बताओ वॉल्यूम में कितना एरर आएगा? वॉल्यूम क्या होता है मुन्ना? वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का। तो परसेंटेज एरर, अगर मैं पूछूं परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर पूछूं आपसे, परसेंटेज एरर इन वी कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन आर। खत्म, दैट्स इट, हो गया 6% आंसर। और जिंदगी में और चाहिए क्या? बस आंसर आ गया। समझ आती है मेरी बात? समझ आती है मेरी बात? और प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएं, और करवाएं, और करवाएं, करो 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 बेटा करो, चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूं, ठीक है? सॉल्व इट मैन, सॉल्व इट, सॉल्व इट, सॉल्व इट, सॉल्व इट, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। ओ माय गॉड, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए। खुल जा सिम सिम। चलो, इसमें यहाँ पे एक छोटी गलती करी है, रूट यहीं तक ही है, रूट यहीं तक ही है, ठीक है? रूट यहीं तक ही है, इसको मुझे हटा देना चाहिए। देख, रूट यहीं तक ही है, ठीक है? रूट सी तक ही है। ट्राई इट आउट, कैन यू डू दिस क्वेश्चन? ट्राई इट आउट, कैन यू डू दिस क्वेश्चन? थोड़ा टफ है, मैंने अपने हिसाब से टफ ले लिया है। परसेंटेज एरर इन जेड क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2/3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी। आगे 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 बोल, आगे बोल, आगे आगे आगे। प्लस प्लस, देखो ये चीज समझो, अंडर रूट सी का मतलब क्या होता है? सी की पावर हाफ, ये तो पता ही होगा। अंडर रूट सी का मतलब सी की पावर हाफ, सी की पावर हाफ। तो मतलब हाफ इंटू परसेंटेज एरर ऑफ सी प्लस 1/3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ डी। बस वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। क्या आप वैल्यू पुट कर सकते हो? क्या आपका ये आंसर आ रहा है? क्या आपका ये आंसर आ रहा है? क्या ये आपका आंसर आ रहा है? आराम से पुट करके देखो, आराम से पुट करके देखो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं, मैं वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, आओ भैया नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर बहुत रूल्स होते हैं इसमें, इतने रूल्स तो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करे हैं जितने रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स में होते हैं। व्हाट इफ आई टेल यू, सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैं सिर्फ और सिर्फ एक रूल में खत्म कर सकता हूं। पूरा सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक रूल में निपट सकता है। एक डिस्क्लेमर पहले दे दूं, मैं सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी लेवल का। एनसीईआरटी फिजिक्स में जो वैल्यूज हैं, एनसीईआरटी फिजिक्स में जो हमारे रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे। कल को कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, कल को कोई डाउट आता है तो एनसीईआरटी को ही माना जाएगा। तो हम वही चीज पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है, जो एनसीईआरटी में लाइंस गिवन है, ठीक है? एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी के अंदर ही आएगा जो आएगा, ठीक है? चलो भाई, मैं आपको एक रूल में इसको निपटा सकता हूं, सिंपल एक रूल में। अभी मैं थोड़ा सा समझाता हूं, उसके बाद एक रूल में खत्म करते हैं, ठीक है? अभी आपको थोड़ा सा समझाता हूं, एक एक करके पॉइंट समझा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। देखो यार, देखो यार, अगर मैं पूछूं आपसे कि इस नंबर में 1 2 4 5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर इस 4। आंसर क्या है? इसमें 4 है। कैसे कैसे कैसे? मतलब अगर कोई भी डिजिट नॉन जीरो होती है, कोई भी डिजिट नॉन जीरो होती है तो आप उसको हमेशा काउंट करोगे। मान लो 23 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। अब एक गिनती करनी है कितनी काउंट्स है इसमें। 1 1 1 2 1। इसमें कितने हैं? 5। इसमें कितने हैं? 5। तो अगर नंबर नॉन जीरो है, उसमें नॉन जीरो नंबर नहीं बोलना चाहिए था, नॉन जीरो डिजिट बोलना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट बोलना चाहिए। अगर कोई भी नॉन जीरो समझते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये डिजिट्स हैं तो डायरेक्ट काउंट करो, तो डायरेक्ट काउंट करो, ऑलवेज काउंटेड, ऑलवेज काउंटेड, डायरेक्ट काउंट करिए इसे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका जीरो डिजिट वाला। यही है खेल, यही है खेल। इसके 3 पॉइंट्स हैं, समझाता हूं फिर एक ही बार में पूरा समराइज कर दूंगा। एक जादुई लाइन से, एक जादुई लाइन से पूरा सिग्निफिकेंट फिगर्स निपट जाएगा तुम्हारा।
जीरो डिजिट, अगर इट इज ऑलवेज काउंटेड इफ इन मिडिल, अगर कोई भी जीरो मिडिल में है, बीचों बीच है, प्रोटेक्टेड है भाई, वो बीचों बीच है, उसको काउंट किया जाएगा, उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर जीरो बीचों बीच है, ठीक है, अगर डिजिट्स के बीचों बीच है, काउंट किया जाएगा। कितने हैं इसमें? 4 हैं। कैसे? 1 2 3 4। इसमें भी कितने हैं? 4 हैं, बीचों बीच है। पॉइंट वॉइंट से कोई मतलब नहीं, पॉइंट से कोनो मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं पॉइंट की। तू बीच में है, जीरो बीच में हो ना, आओगे, यू आर काउंटेड मैन, यू आर काउंटेड, यू आर काउंटेड। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6। हा हा हा, टफ था क्या? टफ था क्या? हालत खराब? नहीं, बढ़िया। ओके, अगर यही जीरो हीरोगिरी करेगा, यही जीरो हीरोगिरी करेगा और सामने आ जाएगा, अगर जीरो फ्रंट में होता है कभी काउंट नहीं होता। ये पहला पॉइंट है जिसमें हम काउंट नहीं कर रहे हैं। उससे पहले अगर जीरो नहीं है सब काउंट होगा, जीरो मिडिल में सब काउंट होगा। ये पहला पॉइंट जहां पे हम जीरो को काउंट नहीं कर रहे। कहां पे? जब कोई चीज स्टार्टिंग में आती है। अगर जीरो स्टार्टिंग में है, पॉइंट से कोनो मतलब नहीं, पॉइंट से कोनो मतलब नहीं। 00027 कितना है इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2। जेम्स बॉन्ड 007 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? 1। ठीक है, 0.0023 इसमें भी कितना है? 2। इसमें भी कितना है? 2। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर। हम इसको क्या करते हैं? इग्नोर मारते हैं, इग्नोर मारते हैं। ठीक है, ठीक है, नेवर काउंटेड इफ इन फ्रंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, समराइज कर दूंगा विद माय जादुई लाइन। अगर जीरो एंड में आ गया, देखो जीरो मिडिल में हो सकता है, मिडिल में है तो अच्छी बात, अच्छा बच्चा है। अगर हीरोगिरी करेगा, हीरोगिरी करेगा, एक्सट्रीम में आएगा, सामने आया तब तो बिल्कुल ही उड़ गया, फ्रंट में आएगा तब तो बिल्कुल ही उड़ गया। लेकिन अगर एंड में आएगा, यहां पे पहली बार केस आ रहा है आपका होल नंबर डेसिमल का। अगर होल नंबर के पीछे है, होल नंबर मतलब जहां डेसिमल नहीं है उसके पीछे है, तो काउंट नहीं होगा, और अगर डेसिमल पॉइंट है तो काउंट होगा। एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आता हमको, मुझे भी समझ में नहीं आता। देखो यार, 23 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 23 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इधर देखो जरा, 2। 230 में भी 2 हैं। क्यों? क्योंकि जीरो एंड में है, जीरो एंड में है। लेकिन सर इसमें तो 3 हो गए, इसमें 3 हो गए। यस, जीरो एंड में तो है बट डेसिमल पॉइंट है। तो मतलब कि जीरो अगर एंड में है, जीरो अगर एंड में है, अगर मेरे नंबर में पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया है, तो सारे एंड वाले काउंटेड हैं, सारे एंड वाले काउंटेड हैं। समझते हो मेरी बात? समझते हो मेरी बात? जैसे देखो 23.00, जैसे पॉइंट आ गया, ऑल जीरोस आर काउंटेड। पॉइंट आ गया, सारे पीछे के सारे जीरोस काउंट होंगे। लेकिन 2030 जीरो एंड में है, जीरो एंड में है बट डेसिमल नहीं है। समझ लो मेरी बात, फिर से रिपीट करता हूं। अगर नंबर के पीछे, अगर नंबर के पीछे जीरो लगा है, जीरो लगा है, तो आपको क्या करना है? आपको देखना है क्या डेसिमल पॉइंट है कि नहीं। देखो डेसिमल पॉइंट है कि नहीं। डेसिमल पॉइंट लेट से नहीं है, जैसे इस केस में, आखिरी केस में 2030 डेसिमल इसमें नहीं है, तो आंसर इज 3। ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं होगा। डेसिमल होगा तो एंड वाला काउंट होगा, एंड वाला काउंट होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हम एक जादुई लाइन बोल दूं जादुई लाइन। एक रूल याद कर लें। आओ सुनो जादुई लाइन, सुनो जादुई लाइन मेरी, सुनो जादुई लाइन। सिग्निफिकेंट फिगर्स का थंब रूल ये है, ओनली जीरोस बिफोर, ओनली जीरोस बिफोर होल नंबर या डेसिमल नंबर एंड जीरोस आफ्टर होल नंबर। फिर से रिपीट, ओनली, ये लाइन लिख लीजिए, ओनली जीरोस बिफोर होल नंबर और एंड जीरोस आफ्टर होल नंबर। सिर्फ इन्हीं को काउंट नहीं करते, सिर्फ इन्हीं को काउंट नहीं करते, बाकी सब काउंट करोगे,
सिंपल सा लॉजिक। अगर 0 फ्रंट में आ रहा है कभी काउंट नहीं करोगे, और अगर एंड में आ रहा है होल नंबर के तो काउंट नहीं करोगे। यही दो केसेस हैं, बाकी और कोई केस नहीं, बाकी और कोई भी केस नहीं है। समझते हो मेरी बात? अच्छा, एक ना मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहता हूं। एक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर करना। अगर मैं पूछूं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 9.10 की पावर 4, अगर मैं पूछूं 9.10 की पावर 12, अगर पूछूं 9 इंटू 10 की पावर -4, अगर पूछूं 9 इंटू 10 की पावर -12, सभी में इंपॉर्टेंट लाइन, सभी में सिग्निफिकेंट फिगर्स पता कितनी है? 1 1 1 1। मतलब अगर कभी भी जिंदगी में तुमको ऐसा कुछ टर्म दिख जाए, 10 की पावर वाला टर्म मिल जाए, चाहे प्लस हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो, चाहे प्लस हो चाहे नेगेटिव हो, ग्रीन पेन आ जा, ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे नेगेटिव हो, जस्ट इग्नोर देम। जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछी जाएगी इनको इग्नोर करना है, इनको सिंपली इग्नोर मार। फॉर एग्जाम्पल 3.23 इंटू 10 की पावर -14, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 3। बस इसको देखिए, बस क्या करिए, इसको देखिए, इसको बिल्कुल इग्नोर मार दीजिए, जैसे हमारी क्रश हमें मारती है। कितने लोग को इग्नोर मार चुकी है तुम लोग की क्रश? कमेंट में बताना, फिर मैं भी बताऊंगा, ठीक है? चलो, नहीं मुझे नहीं मारी है, ठीक है? डोंट थिंक मेरे को इग्नोर मारा गया है, क्योंकि मैंने कभी प्रपोज ही नहीं किया। चलो भाई, हा। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, आई होप काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, जल्दी जल्दी हो रहा होगा। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और बताना है, ये ना एनसीईआरटी फिजिक्स का नहीं है, ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री का है, ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री की लाइन है। अगर मैं पूछूं 3 बॉक्सेस, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 3 बॉक्सेस, तो आ जाएगा इनफाइनाइट। ये कैसे आ गया सर, ये कैसे? अरे जब ये चीज आती है ना, ये कोई वर्ड चिपक जाता है ना, 3 बॉक्सेस, 3 टॉफीज, 3 एप्पल मैकबुक, 3 कुछ भी, 3 पिल्लो, 3 चार्जर, कोई भी वर्ड आ जाता है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? इनफाइनाइट है। भैया ये चीज बैटरी लो, चलो ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बोला मैंने इसके बारे में, कि अगर कोई भी वैल्यू के सामने कोई वर्ड आ गया, 3 चॉकलेट, 3 टॉफी, 3 आयुष, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है? ये केमिस्ट्री का। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बारे में चर्चाएं करें इसके बारे में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखो, फंडामेंटल रूल क्या याद रखना है, फाइनल आंसर, अपना जो फाइनल आंसर है, जब भी हम कोई भी फिगर्स को, हम बहुत सारी वैल्यूज को जब ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फाइनल आंसर मस्ट हैव मिनिमम ऑफ ऑल डेसिमल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? मिनिमम ऑफ ऑल डेसिमल नंबर्स का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी चीज, ये देखो, अगर मैं 2.30 करूं प्लस 0.1 करूं तो आंसर क्या होगा? 2.31। सिंपल नहीं होगा। सुनना मेरी बात, प्लीज सुनो। इसने ऐसे, इसका एरो ऐसा लग रहा है कि 2 है, ये 2 नहीं है। सुनना मेरी बात, अगर मैं 2.30 प्लस 0.1 कर रहा हूं तो आंसर तो 2.31 है, माना, लेकिन हमारा एक्चुअल आंसर है 2.3। क्यों? क्योंकि इसमें देखो कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 1। इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 1। इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 2। 2.30 2 डेसिमल प्लेसेस। इसमें कितनी है? 1 डेसिमल प्लेस। तुम्हारे आंसर में भी कितनी होंगी? 1 ही होगी। और एग्जांपल देते हैं, चलो और एग्जांपल देते हैं, देखो जरा, और एग्जांपल देते हैं। देखो, अभी बहुत ही ज्यादा अच्छी पॉइंट बोलने वाला, बहुत ही अच्छे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं। मान लो ये प्लस ये इज इक्वल टू ये आया, इसमें देखना ही नहीं है, मैं को पहले ही बता दे रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ये इतना वो है ना, डिसेप्टिव है। ये हमको लगता है कि हमको ऐड करना है, हमको ऐड करना ही नहीं है, हमको इन दो नंबर्स को ऐड नहीं करना, हमको बस ये चेक करना है कि फाइनल आंसर में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन इनको ऐड नहीं करना होता है। इन क्वेश्चन में पूछता है कि दिस प्लस दिस इक्वल टू व्हाट,
तो आपको ऐड नहीं करना होता, आपको बस ये गिनती करनी है कि अच्छा 13.43 में कितने प्लेसेस हैं, दो डेसिमल प्लेसेस हैं। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2, इसमें कितने हैं, 3। तो मिनिमम क्या होता है, 3 और 2 में से कम कौन सा होता है, 2। तो आंसर इज 2, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है, जो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है वही मिनिमम उतनी ही डेसिमल प्लेसेस आंसर में भी होगी। और ये कैलकुलेशन इसमें नहीं है, ये गिनती का सवाल है, ठीक है, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। 2020 का ही है क्वेश्चन, देखो जरा। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099। भैया जी माइनस नहीं करना है, माइनस नहीं करना है, इसमें सॉल्विंग नहीं करनी है। यहां पे मैथमेटिशियन नहीं बनना बैठ के कि कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे बस गिनना है, काउंटिंग करनी है। इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 2। इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3 4। इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। हमारे आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस ही होनी चाहिए। क्यों, मिनिमम लेते हैं। 2 और 4 का मिनिमम क्या है, 2 और 4 का मिनिमम क्या है, 2। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, बी। इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 4। इसमें 3, इसमें 1, इसमें 2। भैया फिर से रिपीट, फिर से रिपीट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कैलकुलेशन, इट्स अबाउट काउंटिंग। क्या आपको इतना काउंट करना आता है, 1 2? ये तो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था यार, ये तो हमने पहली क्लास में सीखा था, नहीं सीखा था काउंटिंग करना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। क्या होता है देखो यार, क्या होता है देखो, मेरी बात समझना। फाइनल आंसर मस्ट हैव लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोला मैंने, यहां पे डेसिमल प्लेसेस की बात नहीं कर रहा हूं, यहां बोल रहा हूं अब आपको पूरा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करनी है। डेसिमल प्लेसेस नहीं देखनी, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करनी है। सिग्निफिकेंट फिगर मान लो 2.3 3.12, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 2, ठीक है, इसमें 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3। तो हमारे आंसर में भी कितनी होनी चाहिए, 2। तो मतलब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर्स देखते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। क्लियर हो रहा है, ये क्वेश्चन देखो, फिर से बोल रहा हूं, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन नहीं होता है ये। आपको किससे मतलब रखना है, गिनती से। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, इसमें है 4। तो आपके आंसर में भी होनी चाहिए 3। भाड़ में जाए क्या आंसर है, भाड़ में जाए, वो पूछना ही नहीं है, वो आएगा ही नहीं क्वेश्चन आपका कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये आएगा कि आपको गिनना आता है, क्या आपको पता है ये 1 2 3 होता है, ये आपको गिनना आता है, ये चीज है। तो मल्टीप्लीकेशन में मिनिमम सिग्निफिकेंट और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कितना करेंगे, मिनिमम डेसिमल, मिनिमम डेसिमल। ये पॉइंट अभी हमने पढ़ लिया, ये पॉइंट अभी हमने पढ़ लिया। 10 की कोई भी पावर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जस्ट इग्नोर 10 की पावर, हटा दे, जस्ट इग्नोर दिस, जस्ट इग्नोर दिस, जस्ट इग्नोर दिस। एक क्वेश्चन था बहुत अच्छा था, हो ट्राई इट आउट, 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 ट्राई करके देखिए, ट्राई इट एक बार सर, ट्राई तो करके देखिए, मेरे कहने पे ट्राई करके देखिए। चलो, अ क्यूब हैज अ साइड ऑफ लेंथ 1.2 इंटू 10 की पावर -2। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो क्या हम सब मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 इंटू 10 की पावर -2, सॉरी -2 करना था, बैठ के मल्टीप्लाई करना है हमें 10 की 1.2 इंटू -2 से, फिर करेंगे 1.2 इंटू 10 की पावर -2 से। आज ही घंटा नहीं करना है, नहीं करना है, ये चाप नहीं लेना है, चाप नहीं लेना है। हमको ये देखना है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 हैं। हमारे आंसर में भी 2 ही होनी चाहिए, हमारे आंसर में भी 2 ही होनी चाहिए। आंसर इज 1.7। हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। इसका तो कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं, 10 के बाद माइनस का तो कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है। तो हमारे आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। हो और भैया राउंड ऑफ भी खेल लें, राउंड ऑफ भी खेल ही लें आज, राउंड ऑफ भी खेल लें। पूछता है राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो, ठीक है, राउंड ऑफ करें। ये तो हम बहुत करवाते हैं अपने प्रोफेसर से आईआईटी में, सर राउंड ऑफ कर दीजिए, सर राउंड ऑफ कर दीजिए, मैंने करवाया था एक बार, ठीक है, ठीक है। अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं, देखो, अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ी हो, अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ी हो तो इंक्रीज बाय 1, तो इंक्रीज बाय 1। देखो 2.48 है तो हो सकता है 2.5, राउंड ऑफ हो गया 2.5 हो गया,
क्योंकि 8 क्या है 5 से बड़ा था। ग्रेटर देन 5 तो इंक्रीज बाय 1, लेस देन 5 तो नो चेंज। देखो जरा, देखो जरा 2.44 है, 2.44 है, क्योंकि ये 4 5 से कम होता है तो ये 2.4 ही रहा, तो राउंड ऑफ करके 2.4 ही रहा, 2.4 ही रहा। बहुत सिंपल सी चीज है, बचपन में हमने किया ही होगा, बचपन हम करते हैं, हमारे हर कैलकुलेशन में ये होता है, 5.5 आ गए तो पूरा हो जाता है, उससे कम आते हैं तो कम हो जाता है। अब देखो लास्ट डिजिट अगर एग्जैक्टली इक्वल है 5 के, लास्ट डिजिट अगर एग्जैक्टली इक्वल है 5 के तो क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल है 5 के तो क्या होगा, आप क्या देखोगे, सेकेंड लास्ट डिजिट देखोगे। सेकेंड लास्ट डिजिट अगर ऑड है तो +1, अगर इवन है तो नो चेंज, अगर इवन हो रही है तो कोई चेंज नहीं होगा। सिंपल सा यहां पे आपको मैं समझा देता हूं कि अगर सेकेंड लास्ट डिजिट देखो, देखो ध्यान से देखो 2.35 एग्जैक्टली 5 आ रहा है, सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है ऑड, तो ये 2.4 हो जाएगी, 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2.15 लास्ट डिजिट 5, सेकेंड लास्ट ऑड, 2.2 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। 2.45 सेकेंड लास्ट डिजिट इवन, 2.4 का 2.4 ही रहा। क्लियर होती मेरी बात? ये चीज थी राउंडिंग ऑफ की, ये चीज थी राउंडिंग ऑफ की। फिर करते हैं बात अपने लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होते हैं। जनरली आप ऐसे देखोगे, एमएलटी का फॉर्म देखोगे, एमएलटी 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 होता क्या है, मतलब मास, एमएलटी मतलब मास लेंथ टाइम, एमएलटी मतलब मास लेंथ टाइम। अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। देखो फॉर एग्जांपल लेट से आपकी कोई यूनिट आती है, एग्जांपल कोई भी यूनिट है, वो है केजी स्क्वायर लीटर, लीटर क्या है ये, सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है, दिस इज नॉट लीटर, दिस शुड बी मीटर। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया राइटिंग में, ठीक है, राइटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, राइटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको इग्नोर मारें, इसको इग्नोर मारें। चलो ये मीटर, ये मीटर, ठीक है, मान लो यहीं लिख देता हूं, अगर केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकेंड -1 है तो डायमेंशन क्या होगी, m स्क्वायर l स्क्वायर t -1। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है केजी, लेंथ की क्या होती है मीटर, टाइम की क्या होती है सेकेंड, वही है, वही है एमएलटी क्या है, उसी वही इसको बोलते हैं डायमेंशन। ये एमएलटी जो होता है ये होता है डायमेंशन। अगर मैं बोलूं लेट से ये बताओ, अगर मैं बोलूं ये बताओ मीटर पर सेकंड बताओ, बताओ मीटर पर सेकंड की क्या डायमेंशन होगी, मीटर पर सेकंड की क्या डायमेंशन होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी भैया m0, क्यों केजी है ही नहीं, लेंथ 1 t -1, ये इसकी डायमेंशन होगी। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा, m1 l1 t -2। बहुत आसान है बच्चों वाला यार, इसमें तो ये तो गेम से भी आसान लग रहा है मेरे को। और बताओ, और बताओ, और बताओ, केजी पर मीटर की पावर 7 ले लिया मैंने, तो m1 लिखो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट 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 m1 l, कमेंट करो m1 l0, आई एम सॉरी, l की पावर 7, l की पावर -7 होना चाहिए, l की पावर -7 इंटू t0, इंटू t0। ठीक है, कैसे आया, कैसे आया भैया, मास का 1, लेंथ का 7, लेंथ का 7, क्योंकि डिवीजन में, अच्छा आपको ये चीज पता है कि नहीं पता, ये चीज पता है कि नहीं पता कि 1/2 की पावर 3 को लिखते हैं 2 की पावर -3। क्या आपको ये चीज पता है कि नहीं पता, ये चीज पता है ना, नहीं पता तो आज जान लो, तो आज जान लो। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है, मीटर की पावर -2, ठीक है, मीटर पावर -2, ये चीज पता होनी चाहिए, गड़बड़ कर देते हैं लोग। ओके 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 ओके, तो एमएलटी क्या होती है, डायमेंशन होती है, एमएलटी क्या होती है, डायमेंशन होती है, एमएलटी क्या होती है, डायमेंशन होती है। अब देखो $1 million लाइन जो बहुत कंफ्यूज करती है लोग को, सुनना मेरी बात, देखो यार एमएलटी क्या होता है भैया, डायमेंशन, और ये जो केजी मीटर पर सेकेंड ये क्या होता है, यूनिट होती है, ये क्या होती है, यूनिट होती है। अगर जो हमारी जो भी यूनिटलेस क्वांटिटीज होती हैं, सोचो सोचो जरा, मेरे पास यूनिट ही नहीं है तो मैं एमएलटी कहां से लाऊंगा, अगर मेरी क्वांटिटी यूनिटलेस है, मेरे पास कोई यूनिट ही नहीं है तो मैं एमएलटी कहां से लाऊं। अब मुझे पहले तो ये आएगा, तो उसके हिसाब से तो मैं ये लिखूंगा, अच्छा m का 1, l का 1, t का -1, यूनिट है ही नहीं तो ऑब्वियसली यूनिटलेस क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी ही होगी, सारी की सारी। बट इनवर्स ट्रू नहीं होता,
इनवर्स ट्रू नहीं होता, सारी डायमेंशनलेस, उल्टा नहीं। अगर मैं मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई एक क्वांटिटी है जिसका मैं MLT नहीं लिख पा रहा, जिसका मैं डायमेंशन जिसकी है ही नहीं, जिसके डायमेंशंस मैं लिख ही नहीं पा रहा, मतलब यूनिटलेस भी होगी, नॉट नेसेसरी, उल्टा नॉट नेसेसरी एग्जांपल दे रहा हूं। एंगल एक ऐसी चीज है जिसकी यूनिट तो है रेडियन, बट इसकी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस है, नो डायमेंशन, यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। तो कहने का मतलब पहला देख, अगर मैंने आपको यूनिट दी ही नहीं तो आप डायमेंशन तो बोल ही नहीं सकते, तो यूनिटलेस मतलब डायमेंशनलेस। बट अगर आपके पास डायमेंशन नहीं है, क्या ये गारंटी है कि यूनिट भी नहीं होगा? ना, हो सकता है मेरे पास यूनिट हो बट तुम काबिल नहीं हो डायमेंशन लिखने के, ठीक है। तो डायमेंशन ना होना इसका मतलब ये नहीं कि यूनिट भी नहीं है, बट अगर यूनिट स्टार्टिंग में यूनिट ही नहीं दी तो डायमेंशन तो नहीं होगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यार, कि बहुत लोग MLT कर लेते हैं, फिर एक बार गलती से MLT into I आ जाता है, कहते हैं ये क्या हो गया। देखो यार हम डायमेंशंस को M, L और T के फॉर्म में ही क्यों लिखते हैं M, L और T के फॉर्म में? क्योंकि मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बट फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 थोड़ी थी, वो तो 7 थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 थोड़ी थी, वो तो 7 थी, है कि नहीं? एक्चुअली में लिखना चाहिए था MLT नहीं MLT, उसके आगे फिर टेम्परेचर भी लिखना चाहिए था, सब कुछ लिखना चाहिए था, करंट, एम्पियर, सब कुछ लिखना चाहिए था। लेकिन हम सिर्फ MLT लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करना है, और में भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल करंट के लिए I लिख देते, करंट के लिए क्या लिख देते I। में एग्जांपल बताता हूं। कोई पूछे डायमेंशन ऑफ चार्ज पूछे, भैया आपको चीज पता होनी चाहिए, करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट इनटू टाइम क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। करंट इनटू टाइम क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, ठीक है। करंट इनटू टाइम क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। अब करंट का क्या होता है भाई? करंट का इन्हें A के फॉर्म में लिख दिया है, ये I भी दिखता है। देखो करंट का यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। तो कहीं जगह आपको A मिल जाएगा और कहीं जगह आपको I भी मिल जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L0 T1, क्योंकि भाई टाइम है T1 और I1, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे तो सर ये कैसे हो गया? अरे वही मैंने बताया भैया, हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, तो एक करंट, ऐसा नहीं सोचना कि MLT के अलावा कुछ और आ गया तो कंफ्यूज ही हो गए। नहीं, करंट अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आप उसको I में रखे रहने दोगे, उसका केजी मीटर कुछ नहीं है, ठीक है। चलो वैसे टेम्परेचर का भी सेम है, केल्विन करोगे, बट वो केस रेयर है तो आते नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा एक एक्सरसाइज है जो अभी हम अभी यहां नहीं कर सकते। आता है ना डायमेंशन ऑफ बताओ वर्क, डायमेंशन ऑफ बताओ स्ट्रेस। तो ये जो डायमेंशंस निकालने को आएगा ये हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मुझे पहले पढ़ाने दो। पहले जब हम स्ट्रेस, मैग्नेटिक फील्ड सब पढ़ लें, ये सब पढ़ लें अच्छे से, स्ट्रेस, मैग्नेटिक फील्ड सब अच्छे से पढ़ लें, तब हम ये क्वेश्चन को एक्सरसाइज कर पाएंगे। क्योंकि जब हमको स्ट्रेस का फॉर्मूला ही नहीं पता तो डायमेंशन कहां से लिखोगे? स्ट्रेस का जब फॉर्मूला पता चल जाए, स्ट्रेस की यूनिट पता चल जाए, तब तो डायमेंशन सबको लिख लेगा, है कि नहीं? अगर मैं आपको स्ट्रेस की यूनिट ही दे दूं तब तो लिख ही लोगे, लेकिन स्ट्रेस की यूनिट जानने के लिए स्ट्रेस पता होना चाहिए, तो उसके लिए अभी हम ये एक्सरसाइज इग्नोर करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ऑल टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम यूनिट। जो भी टर्म्स होते हैं एक इक्वेशन के, जो भी टर्म्स होते हैं सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखो अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखा हुआ है a प्लस BT प्लस CT स्क्वायर, a प्लस BT प्लस CT स्क्वायर। तो हर एक टर्म की यूनिट होनी चाहिए मीटर पर सेकेंड। मतलब बहुत सिंपल सी चीज है, आप कभी भी फोर्स में टाइम ऐड तो करते नहीं हो, आप कभी भी मास में आप करंट तो ऐड नहीं करते हो। हमेशा सेम क्वांटिटी, सेम यूनिट्स का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। सिर्फ और सिर्फ सेम यूनिट्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। मास को मास से ऐड कर सकते हो,
लोहा लोहे को काटता है, वही सीन है। फोर्स फोर्स से ऐड होगा, फोर्स में फोर्स सब्ट्रैक्ट होगा, फोर्स में कुछ और सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं हो जाएगा, ठीक है, फोर्स में डेंसिटी नहीं ऐड हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। तो वेलोसिटी अगर ये इज इक्वल टू दिस है तो सारे पॉइंट सारे के सारे पक्का मीटर पर सेकेंड ही होंगे, वरना वैलिड ही नहीं है इक्वेशन। अगर v इज इक्वल टू ए प्लस बी है तो ये मीटर पर सेकेंड है और ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, वैलिड ही नहीं है इक्वेशन, इक्वेशन वैलिड ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पावर्स ऑलवेज डायमेंशनलेस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अभी याद रखिए। अभी इसको हम एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, अभी एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब तो एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, जब मैं आईआईटी में था, अभी की बात है, तो देयर इज अ इक्वेशन, थोड़ा सा बस क्यूरियोसिटी के बता रहा हूँ। देयर इज अ इक्वेशन कॉल्ड डायनासोर इक्वेशन। हुआ ये था, बहुत बढ़िया एक वीडियो थी, हमें पढ़ाया गया था कि जो डायनासोर्स होते हैं, डायनासोर, आपने जुरासिक वर्ल्ड देखी होगी, उसमें देखते हैं ना कि डायनासोर पीछा कर रहा होता है आदमी के और उसको खा लेता है, पकड़ लेता है। बट इन रियलिटी डायनासोर्स की स्पीड ह्यूमन से स्लो होती है, डायनासोर धीरे भागते हैं। तो ये कैसे पता चला था? ये डायमेंशनल एनालिसिस से पता चला था। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। कैसे पता चला था अभी बताएंगे, ठीक है, एंड में बता दूंगा, लेक्चर के एंड में बता दूंगा, ठीक है, लेक्चर के एंड में बता दूंगा। चलो ये मैं वो सब चीजें बता रहा हूं जिससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी अननेसेसरी कॉन्सेप्ट को स्किप करेंगे, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस बहुत बढ़िया चीज थी, अभी बता देंगे, ठीक है, अभी बता देंगे। चलो पहले क्वेश्चन करते हैं। इफ x इज इक्वल टू एटी प्लस बीटी स्क्वायर है, ठीक है, एटी प्लस बीटी स्क्वायर है, एंड x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर्स while t is time in seconds, then unit of b is। देखो भाई क्या है x क्या है, डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस है, किलोमीटर। तो पक्का 80 और बीटी स्क्वायर भी किलोमीटर ही होगा, बीटी स्क्वायर भी क्या होगा, किलोमीटर ही होगा, बीटी स्क्वायर, पूरा बीटी स्क्वायर भी किलोमीटर ही होगा। तो मतलब बीटी स्क्वायर होगा, किलोमीटर ही होगा, तो b कितना होगा, किलोमीटर पर टी स्क्वायर, मतलब किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर मैं एक यूनिट पूछूं तो एक ही इसमें क्वेश्चन नहीं है, अगर एक ही पूछूं तो वो 80 भी होना चाहिए किलोमीटर, तो 80 इज इक्वल टू किलोमीटर कर दो, ए हो जाएगा किलोमीटर अपॉन टाइम। ये एक यूनिट आ गई, किलोमीटर अपॉन टाइम, ये एक यूनिट आ गई। तो किलोमीटर पर सेकंड होता है ए का, किलोमीटर पर सेकंड ए का हो जाएगा, ठीक है, ए का हो जाएगा। Then the last question, अच्छा क्वेश्चन। Time dependence of physical quantity P is given by P is equal to P naught EXP। ये क्या है भैया, अभी समझाते हैं। देखो यार, EXP माइनस 80 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मतलब ये है E की पावर माइनस 80 स्क्वायर। EXP मतलब E की पावर माइनस 80 स्क्वायर जो गिवन है, तो ये E की पावर होता है। मैंने क्या बताया, पावर्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। कहने का मतलब ए के बारे में पूछा है, देखो जरा, P इज इक्वल टू पी नॉट E की पावर माइनस 80 स्क्वायर है। जो भी पावर है इसकी ये डायमेंशनलेस होनी चाहिए, इसकी साइड डायमेंशन कट जानी चाहिए, मतलब A इंटू टी स्क्वायर सिंपली 1 हो जाना चाहिए, सब कट के 1 हो जाए। तो A कितना होना चाहिए, 1 बाय टी स्क्वायर। ए कितना होना चाहिए, 1 बाय सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेकेंड की पावर माइनस 2। पावर्स क्या होती है, डायमेंशनलेस मतलब सारी यूनिट्स कट जानी चाहिए, हैज डायमेंशन ऑफ टी की पावर माइनस 2, ये हो गया, ठीक है। जल्दी से तुम्हारी क्यूरियोसिटी की डायनासोर वाली चीज बताते हैं। देखो डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी चीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा है कि ये कोर्स का है, ठीक है। आगे इसकी एक एक्सरसाइज छूटी हुई है, वो एक्सरसाइज तब करेंगे जब हम कुछ पढ़ लेंगे, और जब हम और चैप्टर्स पढ़ लेंगे तब करेंगे। उसकी एक्सरसाइज क्या होती है, लेट्स से अगर मैं कहूं वेलोसिटी डिपेंड करता है केजी पे, अगर वेलोसिटी डिपेंड करता है केजी पे, इमेजिन करो केजी पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है।
तो बताना होता है कि भाई वेलोसिटी, और बताओ फिर फॉर्मूला क्या होगा वेलोसिटी का, फॉर्मूला बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। ये एक क्वेश्चन आता है कि भाई वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है केजी पे, लेंथ पे, टाइम पे। हाइपोथेटिकल है, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है केजी पे, लेंथ पे, टाइम पे। तो बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे करते हैं। अभी हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, हम करेंगे, ठीक है, लेटर ऑन स्टेज में इसकी एक्सरसाइज अच्छे से, इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी मैं। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मान लेते हैं, तो इसमें हम मानते हैं कि केजी की पावर क्या होगी, लेट्स हम मानते हैं इसमें केजी की पावर ए, लेंथ की पावर बी और टाइम की पावर सी। हम मानते हैं कि मेरी वेलोसिटी होगी ये चीज, केजी ए इंटू लेंथ की पावर बी इंटू टाइम की पावर सी, हम मानते हैं। सुनते जाना, अभी सुनते जाना कैसे कर रहा हूं, सुनते जाना। भैया वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट भी कितनी होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड। ये यूनिट भी कितनी होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड। तो इससे हम डिराइव करते हैं कि भाई अगर ये यूनिट मीटर पर सेकंड होना चाहिए तो पक्का ए 0 होना चाहिए। मतलब इसमें केजी है ही नहीं तो ए 0 होना चाहिए, ठीक है। लेंथ क्या होनी चाहिए, लेंथ बी होनी चाहिए 1, क्योंकि मीटर ऊपर है, और सी होना चाहिए -1। तो यहां से हम ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू बता दो कि वेलोसिटी, अगर मुझे कोई भी क्वांटिटी की यूनिट पता है ना, तो मैं उसका फॉर्मूला हमेशा डिराइव कर सकता हूं, तो देखो अपने आप ही फॉर्मूला आ जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगी लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। लेंथ मतलब वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से हमें एक रफ फॉर्मूला मिल जाता है। तो डायनासोर इक्वेशन में यही होती है। डायनासोर की स्पीड भी हम ऐसी डायमेंशन एनालिसिस से निकाल लेते हैं कि ये फॉर्मूला ऑफ डायनासोर स्पीड हम अलग अलग फैक्टर से निकाल लेते हैं। तो छोटी सी चीज थी, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करे होंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर्स एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम मैथ्स करेंगे। मैथ्स की बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बतानी है। ओके, थैंक यू सो मच।